तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दो फंक्शंस f एंड g गिवन है एंड उन दोनों फंक्शंस के डिफाइन होने के लिए कंडीशंस भी गिवन है और दोनों ही फंक्शंस f एंड g सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में हमें गिवन है। तब हमें कंपोजिट फंक्शन GOF फाइंड करना है। तो चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं। हम ये सीख चुके हैं कि जो कंपोजिट फंक्शन में जो भी फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी हमें डोमेन एंड रेंज पता होनी चाहिए ताकि हम ये डिसाइड कर पाएं कि जो कंपोजिट फंक्शन है वह डिफाइन है या नहीं। तो इस कंपोजिट फंक्शन में दो फंक्शंस f एंड g इन्वॉल्व हैं, तो हम सबसे पहले f एंड g के रेंज एंड डोमेन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यदि हम सबसे पहले फंक्शन f को देखें तो यह हमें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में दे रखा है और हम जानते हैं जब भी कोई फंक्शन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में दे रखा हो तो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का सेट उसके डोमेन के इक्वल होता है। तो यहां से फंक्शन f का डोमेन हो जाएगा 1, 3 एंड 4। एंड यदि अब हम रेंज की बात करें तो हम जानते हैं कि यदि फंक्शन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में दे रखा हो तो ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का सेट उस फंक्शन की रेंज के इक्वल होता है। तो यहां से फंक्शन f की रेंज हो जाएगी 1, 2 एंड 5। अब सिंस g भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में दे रखा है तो इसके भी डोमेन एंड रेंज हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फंक्शन g के लिए डोमेन होगा 1, 2 एंड 5 एंड रेंज होगी 1 एंड 3। अब सिंस हमें कंपोजिट फंक्शन GOF फाइंड करना है तो इसके डिफाइन होने के लिए फंक्शन f की रेंज फंक्शन g के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए और हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि फंक्शन f की रेंज फंक्शन g के डोमेन की सबसेट है। तो अब हम इस फंक्शन GOF को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो फंक्शन GOF है उसके लिए इनपुट होगा फंक्शन f का डोमेन एंड आउटपुट होगा फंक्शन g की रेंज। यानी कि जो इस कंपोजिट फंक्शन में x है उसकी वैल्यू हमें फंक्शन f के डोमेन से मिलेगी एंड f का डोमेन हम फाइंड कर चुके हैं तो जो x की वैल्यूज हैं वो होंगी 1, 3 एंड 4। तो अब हमें इस कंपोजिट फंक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें इन x की वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन fx की वैल्यूज फाइंड करनी है एंड जो भी हमें फंक्शन fx की वैल्यूज मिलेंगी उनके करेस्पॉन्डिंग हमें इस पूरे फंक्शन g ऑफ fx की वैल्यूज फाइंड करनी है। एंड हम जानते हैं कि फंक्शन f कुछ इस प्रकार डिफाइन है तो हम यहां से कह सकते हैं कि x की वैल्यूज 1, 3 एंड 4 के लिए फंक्शन f की ये वैल्यूज होंगी। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि हमें फंक्शन f की वैल्यूज मिली है 1, 2 एंड 5। अब इनके करेस्पॉन्डिंग हम g की वैल्यूज फाइंड करेंगे तब हमें कंपोजिट फंक्शन की वैल्यूज मिलेंगी एंड इनके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन g की वैल्यूज कुछ इस तरह की होंगी। तो अब हम x की अलग अलग वैल्यूज के लिए इस कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि हम x इज इक्वल टू 1 पर देखें तो x इज इक्वल टू 1 पर हम इसे लिख सकते हैं कि GOF ऑफ 1 इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ 1 एंड f ऑफ 1 की वैल्यू 2 के इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं G ऑफ 2 एंड G ऑफ 2 की भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं वो 3 के इक्वल है तो इसकी फाइनल वैल्यू हमें 3 के इक्वल मिल जाएगी। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि हमें G ऑफ f ऑफ 1 की वैल्यू 3 के इक्वल मिली है। तो इसी प्रकार आप G ऑफ f ऑफ 3 एंड G ऑफ f ऑफ 4 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार की होंगी। तो अब अगर आप इस कंपोजिट फंक्शन को भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखना चाहो तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे 1, 3, 3, 1 एंड 4, 3।
एंड यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस कंपोजिट फंक्शन का डोमेन होगा 1, 3 एंड 4 एंड रेंज होगी 1 एंड 3। अब हम इसी क्वेश्चन को एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमने इस क्वेश्चन में अभी तक फाइंड किया है कि GOF क्या होगा, फंक्शन GOF की रेंज क्या होगी एंड फंक्शन GOF की डोमेन क्या होगी। अब हम इसको एरो डायग्राम से देखते हैं। तो फंक्शन f के लिए एरो डायग्राम हम कुछ इस प्रकार का बना सकते हैं। इसी प्रकार फंक्शन g के लिए भी हम एरो डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अब जो कंपोजिट फंक्शन GOF है वह फंक्शन f के डोमेन से फंक्शन g के रेंज में डिफाइन होगा एंड कंपोजिट फंक्शन GOF के लिए फंक्शन f का आउटपुट फंक्शन g के लिए इनपुट हो जाएगा। अब यदि हम सबसे पहले फंक्शन f के इनपुट 1 को देखें तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन f का आउटपुट मिलेगा 2 एंड ये 2 फंक्शन g के लिए इनपुट हो जाएगा जिसके करेस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन g का आउटपुट मिलेगा 3। यानी कि यदि अब इस कंपोजिट फंक्शन को हम देखें तो इसमें एलिमेंट 1 के लिए हमें आउटपुट मिला है 3। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमने कंपोजिट फंक्शन को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखा था तो वहां हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिला था 1, 3। अब यदि हम सेकंड एलिमेंट 3 को देखें तो इसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन f का आउटपुट होगा 5 एंड ये 5 फंक्शन g के लिए इनपुट बनेगा जिसके लिए फंक्शन g का आउटपुट होगा 1। यानी कि इस कंपोजिट फंक्शन GOF के लिए एलिमेंट 3 के लिए आउटपुट होगा 1 एंड आप GOF के ऑर्डर्ड पेयर्स में भी देख सकते हैं कि वहां हमें 3, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर मिला है। इसी प्रकार हम f के अगले एलिमेंट 4 के लिए भी देख सकते हैं। इसके लिए f का आउटपुट होगा 1 जो कि फंक्शन g का इनपुट होगा एंड इसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन g का आउटपुट होगा 3 एंड इस कंपोजिट फंक्शन GOF के लिए 4 के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें 3 के इक्वल मिलेगा, इसलिए हमें एक ऑर्डर पेयर 4, 3 मिला था। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को एरो डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको वो एरो डायग्राम से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि एरो डायग्राम से कॉपी में लिखना काफी टफ होता है। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन में कंपोजिट फंक्शन GOF फाइंड किया था। अब आपको कंपोजिट फंक्शन FOG फाइंड करना है। तो अब आप इस वीडियो को 3 मिनट्स के लिए यहीं पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं।